अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं। ये चैप्टर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो लर्निंग गोल्स क्या होंगे हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के? वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ कैपिटल एसोसिएटेड विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल. We'll be trying to explain what is meant by marginal cost of capital. Also, we'll be able to determine the cost of long-term debt and explain why the after-tax cost of debt is the relevant cost of debt. We'll be able to determine the cost of preferred stocks at the end of this chapter, calculate the cost of common stock equity and convert it into the cost of retained earnings and the cost of new issues of common stock. We'll also be able to calculate the weighted average cost of capital and discuss alternative weighting schemes. So starting with the overview of cost of capital. The cost of capital represents the firm's cost of financing. बैलेंस शीट में जो राइट साइड है वो हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग साइड कहलाती है, और उस फाइनेंसिंग के लिए ऑब्वियसली हम कॉस्ट बियर कर रहे होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उस पर इंटरेस्ट रेट होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स पे होता है, बॉन्ड्स पे होता है, स्टॉक्स प्रेफर्ड हो या कॉमन हो उन पे हम डिविडेंड पे करते हैं, तो वो उनकी कॉस्ट कंसिडर होती है। And is the minimum rate of return that a project must earn to increase firm's value. तो कम से कम कंपनी ये चाह रही होती है कि जो उसने फाइनेंसिंग पे जो कॉस्ट बियर कर रही है वो उसकी रिकवर हो जाए किसी भी नए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. So financial managers are ethically bound to only invest in projects that they expect to exceed the cost of capital. So normally चूंकि प्रॉफिट मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो प्रॉफिट उसी सूरत में हो सकता है कि आप जो अर्निंग्स हैं प्रोजेक्ट की वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा हो. इसी वजह से कहा है कि फाइनेंशियल मैनेजर्स आर एथिकली बाउंड. क्योंकि एथिकली इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है. रिकॉल करें चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी है. सो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफ्लेक्ट्स द इंटायरिटी ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो जो जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिफ्लेक्ट हो रही होती है. Most of the firms attempt to maintain an optimal mix of debt and equity financing. ये ट्रू है. आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स भी लेती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी लेती हैं, एज लॉन्ग एज उनकी इक्विटी भी जो है वो फाइनेंस कर रही होती है बहुत सारे एसेट्स पे. To capture all of the relevant financing costs, assuming some desired mix of financing, we need to look at the overall cost of capital rather than just the cost of a single source of financing. क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं, बेशक आपने फर्ज करें उसको लीज करवाया है, तो लीज का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आपने लिया है और वो लॉन्ग टर्म डेट पे आप जो है इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, वो सिर्फ उसकी कॉस्ट नहीं है. लेकिन जब उसको रन करते हैं हम, तो हमें शॉर्ट टर्म लोन्स या पेबल्स या इंटरेस्ट पेबल्स या टैक्स पेबल्स या डिविडेंड पेबल्स, इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी जनरेट करनी पड़ती हैं. वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका पार्ट होती हैं. उसमें बहुत सारे जो है वो उस प्रोजेक्ट पे जो है वो उस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जिसकी वजह से आपको एक राइट मिक्स चाहिए होता है ऑफ ऑल द कॉस्ट विच यू आर बेयरिंग व्हाइल यू आर रनिंग अ प्रोजेक्ट. इस वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये सारा पर्सपेक्टिव हमें इजीली प्रोवाइड कर देता है.
अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, अ फर्म इज करंटली फेस्ड विद एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में हम अजम्पशन ये है कि जो आज हमें बेस्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसकी कॉस्ट है 100,000, उसकी लाइफ है 20 इयर्स, और उससे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है 7%। सो जो मिनिमम हमारे पास जो फाइनेंसिंग की सोर्स है उस पर जो मिनिमम कॉस्ट हम बियर कर सकते हैं वो है डेट, जो कि 6%। चूंकि ये 7% अर्न कर सकती है, 7% अर्न कर सकती है एज कम्पेयर टू 6% कॉस्ट के, तो फर्म जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अंडरटेक कर लेती है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये सिर्फ डेट की कॉस्ट है। अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात करके हटे हैं कि सिर्फ डेट की ही कॉस्ट देखेंगे उस रिटर्न को मैच करने के लिए, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल ना हो, हमें सही प्रॉफिट ना अर्न करके दे रहा हो। क्या पता हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 8% है, तो हम 7% वाला प्रोजेक्ट क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी वजह से हमें लॉसेस सफ़र करने पड़े हर साल 1% के। तो इसलिए आपको एक मिक्स चाहिए होता है। अब इमेजिन ये करें कि 1 वीक लेटर अ न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, और जो एक हफ्ते बाद जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसकी भी जो कॉस्ट है वो 100,000 है, लाइफ 20 ईयर्स है, लेकिन उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% है। लेकिन उसको फाइनेंस करने के लिए जो हमारी जो सोर्स है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, वो है इक्विटी, और इक्विटी की कॉस्ट फर्ज करें हमारी 14%। तो इस केस में जो है वो कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को अंडरटेक नहीं करेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो कि 14% है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि 12% है। सो हम जो पिछली एग्जांपल थी उसमें डेट फाइनेंसिंग थी, 6% रिटर्न था हमारा, 7% हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट जिसमें बाकी वेरिएबल सेम थे लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% था, लेकिन इसको फाइनेंस करने के लिए हमें इक्विटी चाहिए थी जो कि 14% है, और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको बैलेंस कर लेते इसी केस में, और हम ये कहते हैं कि 50% डेट ले लेते हैं और 50% इक्विटी ले लेते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो 10% बनती है। आप ये देखिए 50% डेट है तो 0.5 हमने लिया, और डेट की कॉस्ट थी हमारे पास 6%, 50% जो है वो हमारे पास इक्विटी हो और उसकी कॉस्ट है 14%। सो 0.5 ऑफ 14 इज 7, और 0.5 ऑफ 6 इज 3, तो 7 + 3 कम्स टू बी 10%। अब अगर आप इस मिक्स के साथ फाइनेंस करवाते तो आप ये देखें कि आपका जो रिटर्न है वो फर्स्ट केस में 7% था, जो कि कम था इस वेटेड कॉस्ट से, वेटेड एवरेज कॉस्ट से हमने लिया 10%। तो हम प्रोजेक्ट 1 तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, जो पहले हम सिर्फ डेट की बेसिस पे जब फाइनेंस करवा रहे थे तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और अगर हम सेकंड केस में देखें जो रिजेक्ट हो रहा था प्रोजेक्ट जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% था, उसको अब हम कंपेयर करें वेटेड कॉस्ट के साथ जो कि 10% है, पता ये चलता है कि सेकंड प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को जो है वो एक परफेक्ट मिक्स चाहिए होता है, एक बैलेंस चाहिए होता है अपनी कॉस्ट ऑफ अपनी फाइनेंसिंग में। और जब फाइनेंसिंग में मिक्स चाहिए होता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कॉस्ट है ऑफ फाइनेंसिंग वो भी एग्रीगेट होती है, उसको हम वेटेड एवरेज बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक बेहतर जो है वो डिसीजन कर सकते हैं। तो अगर आप फर्म्स को देखें तो फर्म्स जो है वो नॉर्मली सिर्फ डेट बेस्ड फाइनेंस नहीं होती, ना ही सिर्फ इक्विटी फाइनेंस होती। तो मोस्ट ऑफ दी इस्लामिक कंपनीज, इस्लामिक बेस्ड कंपनीज जो हैं वो इक्विटी पे रन कर रही होती हैं, वो जो डेट फाइनेंसिंग है उसकी तरफ नहीं जाती।
तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि जो सिनारियो 2 था हमारा, उसमें हम लोन ले ही नहीं सकते थे एज पर और बेसिक प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए गाइडलाइंस ये प्रोवाइड की थी कि आपने डेट कभी भी नहीं लेनी। तब तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड सिनारियो जो है वो इफेक्टिव है। लेकिन फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल रीजंस आप देखें तो शायद ही कुछ कंपनीज हों जो 100% इक्विटी फाइनेंस्ड हों या 100% डेट फाइनेंस्ड हों। तो हमेशा जो है वो बैलेंस क्रिएट किया जाता है डेट और इक्विटी में। इवन जो 100% इक्विटी फाइनेंस्ड भी होती है, वो किसी ना किसी तरह से जो बोरविंग्स हैं वो कर रहे होते हैं, और नहीं तो वो शॉर्ट टर्म बोरविंग्स ज़रूर कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरविंग्स ना भी कर रहे हो तो आप ये देखेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ज़रूर उनकी जनरेट हो रही होती हैं। वो अकाउंट पेबल्स हैं, वो 40 डेज क्रेडिट या 50 डेज क्रेडिट ज़रूर ले रहे होंगे। सो जो चीज़ जहाँ पे उन्होंने क्रेडिट पे ली है, सो उसमें डेट फाइनेंसिंग किसी न किसी हद तक जो है वो एंटर हो गई है। सो 100% जो है वो कैश बेस्ड या इक्विटी बेस्ड जो है वो फर्म्स प्रैक्टिकली मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। सो अगर हम एथिक्स पे फोकस करें तो पहला एथिक्स का कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग प्रॉफिट्स। ये जो है वो 99 में इंट्रोड्यूस हुआ। जो वायक्स था वाज एन इमीडिएट सक्सेस, क्विकली रीचिंग 2.5 बिलियन इन एनुअल सेल्स। सो ये वायक्स कंपनी ने जो है 2.5 बिलियन एनुअल सेल्स ले ली, लेकिन ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल फर्म थी। However, a Merck study launched in 1999 eventually found that patients who took Vioxx suffered from an increased risk of heart attacks and strokes. So इस मेडिसिन की वजह से जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की जो शरह थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो अब एथिकल डायलेमा है कंपनी के एंड पे। अगर हम देखें कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से आपको 2.5 बिलियन सेल्स मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो पेशेंट्स हैं उनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करने पड़ रहे हैं। अब ये जो मर्क है, इसने जो है वो कंटिन्यू की डिस्पाइट द फैक्ट कि ये रिस्क हैं जो पेशेंट्स को सफ़र करने पड़ेंगे, लेकिन मर्क ने जो है वो मार्केटिंग और सेलिंग वायक्स की जो है वो जारी रखी। 2004 में अल्टीमेटली वायक्स को जो विड्रॉ किया, और उसकी वजह से मर्क की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, प्रॉफिट्स डिक्लाइन पे आए, और ख़ास तौर पे उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत बुरी तरह जो है वो नीचे आई। वायक्स रिकॉल इंक्रीज्ड मर्क्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। What effect would an increased cost of capital have on firms' future investments? अब आपकी आज की जो अगर फाइनेंसिंग महंगी हो गई है तो आप कोई नया प्रोजेक्ट या नई प्रोडक्ट फ्यूचर में लॉन्च नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसके न्यूमरस इफेक्ट्स हैं। आप नए प्रोजेक्ट्स जो है इम्प्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ने का मतलब ये है कि जो आपकी रेपुटेशन है या जो क्रेडिट रेटिंग है वो डिक्लाइन पे है। लोग आपको लोन नहीं देना चाहते क्योंकि आप अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह से आपको सफर करना पड़ता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसके जो है वो साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम मर्क की एग्जांपल को सामने, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे तो जो है वो हमारे पास एसेट्स हैं, और राइट साइड पे हमारे पास सोर्सेज हैं या सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग हैं। तो करंट लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी है, प्रेफर्ड स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, उसमें रिटेन अर्निंग्स हैं। सो ये न्यूमरस एस्पेक्ट्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल के फाइनेंसिंग के आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के सोर्सेज ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और ये सारे जो स्टॉक की और रिटेन अर्निंग्स हैं, ये उसकी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपकी बनेंगी।
इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं है, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, लेकिन वो करंट या शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपकी ये 3 मेजर एलिमेंट्स, इनफैक्ट 4 आते हैं: लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। द प्री-टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज फाइनेंसिंग cost associated with new funds through long-term borrowing. Typically, the funds are raised through the sale of corporate bonds. ये एक तरीका है कि हम corporate bonds issue कर दें। दूसरा तरीका है कि हम बैंक से फाइनेंस करवा लें, उस प्रोजेक्ट को बैंक से लीज करवा लें। So numerous aspects हैं, ये डिपेंड करता है क्या हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, उसने एक फास्ट बैलेंस पहले क्रिएट करके रखा हुआ है या नहीं, फिर उसको मजीद जो लोन्स हैं, जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं यानी बैंक्स वगैरह, वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो उसको अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें, आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं तो नेट प्रोसीड्स आर द फंड्स एक्चुअली रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी यहाँ पे बॉन्ड था। सो फर्स्ट करें, आपने 10 करोड़ के बॉन्ड इशू किए हैं तो 10 करोड़ के बॉन्ड इशू करने से आपको एक्चुअली रकम कितनी रिसीव मिली है। फर्स्ट करें वो 9.5 करोड़ हुए, तो वो जो 9.5 करोड़ है वो नेट प्रोसीड्स कहलाएंगे। आपने सिक्योरिटी इशू किया 10 करोड़ की, लेकिन आपको 9.5 करोड़ मिले। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, उन डिफरेंसेस को बेसिकली हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट आर द टोटल कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग अ सिक्योरिटी। दे इंक्लूड 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स हैं फ्लोटेशन कॉस्ट के। ये हमने जो स्टॉक्स का आईपीओ का प्रोसेस था उसमें भी एक चीज देखी थी। एक तो है अंडरराइटिंग कॉस्ट, और वो क्या है, कंपनसेशन अर्न्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फॉर सेलिंग द सिक्योरिटी। दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इश्यूअर एक्सपेंसेस सच एज लीगल, अकाउंटिंग एंड प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है उस सिक्योरिटी को या बॉन्ड को प्रिंट करने की, उसकी लीगल और अकाउंटिंग कॉस्ट जो है जो हम बियर करते हैं, उसको जाहिर सी बात है हमने लीगली ऑथराइज करवाना है ना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो उसकी जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी हम उसको इशू नहीं कर सकते। तो ये जो 10 करोड़ का आपका प्लान था उसमें से आपको असल में जो रकम मिली वो 9.5 करोड़ थी। बाकी जो 0.5 करोड़ था वो समझिए अंडरराइटिंग कॉस्ट आपने पे की है, और उसी में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी शामिल है। सो एग्जांपल देखते हैं। डचेस कॉर्पोरेशन, अ मेजर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, इज contemplating selling 10 million worth of 20-year 9% coupon bonds with a par value of $1,000. Because current market interest rates are greater than 9%, the firm must sell the bond at 980. क्योंकि मार्केट में इस वक्त इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 10% है, तो 10% का मतलब ये है कि आपको फिर डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। तो डिस्काउंट पे उसने जो बेचने के लिए जो प्राइस इस्टेब्लिश की वो थी 980। जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 2% है। 2% ऑफ पार वैल्यू होता है हमेशा। सो 2% ऑफ 1000 लेंगे आप। तो ये जो 2% है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आंसर आता है $20। सो नेट प्रोसीड्स क्या होंगी इस कंपनी की? वो नेट प्रोसीड्स बनेगी आपकी 960। 960 कैसे कि आपने बेचना है इसको कितने का, 980 का, और इसमें से $20 लेस करें तो आपके पास 960 एक्चुअली रिसीव होंगे। सो नेट प्रोसीड्स हमने जैसे पहले कहा था कि जो आपकी सेल्स प्राइस है उसमें से आप जो है फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते तो आपके पास नेट प्रोसीड्स आ जाती है। फिर कॉन्सेप्ट है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का। तो उसको हम RD लिख रहे हैं। नॉर्मली हम जो इंटरेस्ट रेट है उसका हम R कहते हैं। RD इसलिए लिख रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट ऑन डेट है, तो ये डेट का D है। इट्स सिंपली द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म मस्ट पे ऑन न्यू बोरिंग्स। The before tax cost of debt can be calculated in any one of 3 ways. So 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड्स में से किसी एक तरीके से जो है वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजिंग मार्केट कोटेशंस, मार्केट की कोटेशंस आप यूज करते हैं,
आपने फिर ऑब्जर्व करना है यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द फर्म्स एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स और बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर रिस्क इशूड बाय द कंपनी, बाय अदर कंपनी, सॉरी। सो आपने देखना है कि आपकी जो यील्ड टू मैच्योरिटी है बॉन्ड पे, कंपनी के एग्जिस्टिंग बॉन्ड पे, या जो सिमिलर रिस्क कैटेगरी के जो बॉन्ड्स हैं मार्केट में इशूड बाय अदर कंपनीज, उस पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको रिकॉल करें। हमने कहा था बॉन्ड में, बॉन्ड की टर्मिनोलॉजी में हम इंटरेस्ट रेट को, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। सो उसको आप जो मार्केट कोटेशंस के थ्रू जज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। Find the before tax cost of debt by calculating the yield to maturity generated by bond cash flow. So bond cash flows के जरिए हम फाइंड आउट करते थे। रिकॉल करें, ये जो कैलकुलेटिंग दी कॉस्ट का फैक्टर है, इसको हमने इंटरपोलेशन के जरिए हल किया हुआ है। सो बॉन्ड में हम इंटरपोलेशन के जरिए YTM जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक। सो YTM हम फाइंड आउट करते थे। रिकॉल करें, फार्मूला था RL प्लस, ठीक है। और फिर हम उसमें से प्लस क्या कर रहे थे, प्लस था हमारे पास YTM हाई माइनस YTM लो ब्रैकेट में। फिर हम ब्रैकेट में लिखते थे प्रेजेंट वैल्यू एट लो YTM माइनस प्रेजेंट वैल्यू टारगेटेड YTM। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और फिर इस प्रोडक्ट को डिवाइड करते थे हम प्रेजेंट वैल्यू लो YTM वाला माइनस प्रेजेंट वैल्यू हाई YTM वाला, और इनको हम ऐड करते थे लो YTM से, और वो जो है हमें YTM मिल जाता। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका। तीसरा तरीका है अप्रॉक्सीमेटिंग द कॉस्ट। ये अप्रॉक्सीमेटिंग के लिए आपने मेथड डिस्कस किया हुआ है हमने क्लास में। रिकॉल करें हिट एंड ट्रायल मेथड का। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म डेट को अगर हम देखें तो ये आपको दिया हुआ है, जैसे इसी केस में जो हमने कहा था कि हमें मिल कितना रहा है 960, ठीक। और इस पे हम जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे, रिकॉल करें 9% पे कर रहे थे। तो हर साल हम कितना पे कर रहे थे कूपन की मद में 90, और हमें ये पता है कि 20वें साल में यानी एंड पे हमने जो पार वैल्यू है वो वापस करनी है। सो इसको अगर हम एक्सेल में पुट इन करें तो हम इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये इसने जो है वो जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है उसको यूज़ किया। उसमें n दी है 20, प्रेजेंट वैल्यू दी है 960, PMT आपको जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसको -90 दिया है। फ्यूचर वैल्यू जो है 20 साल बाद जो है वो ये होगी 1000, वो भी आपका फ्यूचर आउटफ्लो है। आप जो है वो इसको कहते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर को कि आप कंप्यूट करें। वो पूछता है क्या कंप्यूट करूं, तो आप कहते हैं आई यानी इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करके दे। इस इंटरेस्ट रेट को रिकॉल करें हम YTM कहते हैं, तो वो हमें 9.452 आंसर मिल जाता है। इसको आप एक्सेल में भी जो है बड़े आराम से पुट इन कर सकते हैं। एक्सेल में आप फार्मूला लिखेंगे, एक्सेल शीट जब खोलेंगे किसी सेल में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे। इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे IRR। सो IRR जो ही आप लिखेंगे तो फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास फंक्शन सेट खुल जाता है। उसमें आपसे पहले पूछ रहा होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसकी जो कैश फ्लोज हैं वहाँ पे उसने उसको कैश फ्लो CF से लिखा हुआ है, कैश फ्लो क्या है, तो आप वो वहाँ पे 90 पुट कर देंगे। और फिर कॉमा के बाद पूछता है फ्यूचर वैल्यू क्या है, या पार वैल्यू उसमें लिखी हुई है एक्सेल में, तो आप पार वैल्यू लिख देते हैं 1000, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर मारते हैं, तो वो आपको IRR कैलकुलेट करके बता देगा, जो कि होगा 9.452, जैसे इस केस में हमारे पास है। सो ये आपके पास जो है वो रेट एक्सेल में
जो है वो एक तरह से डाटा जो है आपका पुट हुआ है। 20 ईयर बॉन्ड है। नेट प्रोसीड्स कितनी आ रही हैं आपको, कूपन पेमेंट आप 90 दे रहे हैं, ईयर्स टू मैच्योरिटी 20 है, इसकी पार वैल्यू 1000 है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो आपकी 9.452 आ गई है। सो ये देखें एक्सेल में ये इसी तरह आता है आपका, ये उसने रेट लिखा है। मैं कह रहा हूँ IRR से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको रेट का फंक्शन यूज़ करना है तो रेट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप IRR यूज़ करना चाहें तो IRR भी कर सकते हैं। सो रेट के फंक्शन में आपको ये देखें उसने कहा है ईयर्स टू मैच्योरिटी पहले देनी है आपने V4, फिर उसके बाद आपने V3 लिखा है। तो ये कूपन पेमेंट्स हैं, ये $90 आप हर साल आउटफ्लो है, इस वजह से आप इसके साथ माइनस साइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने प्लस वैल्यू लिखी हुई है तो इसलिए यहाँ पे आप माइनस साइन ज़रूर लिखेंगे। फिर है यहाँ पे B2 बेसिकली उसकी जो कैश फ्लोज हमें मिल रही हैं। और फिर अगला है जी B5, वो आपकी पार वैल्यू है। और जो ही आप इसको एंटर हिट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9.452। ओके जी, यहाँ तक कोई क्वेरी हो प्लीज़ पूछिएगा व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू।